हेलो टू ऑल। हैप्पी 74th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आज उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। पहला क्वेश्चन है, आईएलओ जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो कब स्टैब्लिश किया गया था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो कब स्टैब्लिश किया गया था और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपको कमेंट सेक्शन बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, जो सिक्स शेड्यूल स्टेट्स हैं, सिक्स शेड्यूल स्टेट्स, उनके नाम बताइए। सिक्स शेड्यूल स्टेट्स के नाम बताइए। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 126 क्या होता है? आर्टिकल 126 के बारे में बताइए क्या होता है। चलिए ये तीन क्वेश्चन है, या इनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट फाइंड भूषण गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट फॉर ट्वीट्स। जो प्रशांत भूषण के ऊपर केस होने वाला था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कल उसको कहते कह दिया गया उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग चुका है उनकी ट्वीट्स के कारण, जो उन्होंने स्कैंडलाइज किया था कोर्ट्स को, कोर्ट की अथॉरिटी को, जैसे सीजीआई को किया था। जैसे उनकी एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन में जो इस तक कोरोना फैला था उस वक्त सीजीआई इतनी महंगी बाइक कैसे चला सकते हैं, उन्होंने स्कैंडलाइज किया था सुप्रीम कोर्ट को, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसीलिए उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो गिल्टी फाइंड हुए, कि वो गिल्टी पाए गए, उनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगा है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा है। चलिए देख लेते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, ये डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक से भी कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, लेकिन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है उसके बाद इसे डिफाइन किया गया कि एज अ ऑफेंस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट। कि कोई डिसरिस्पेक्ट जब शो करता है जब कोर्ट की डिग्निटी या अथॉरिटी को, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसके ऊपर लगता है। ये दो तरह का होता है, सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जो प्रशांत भूषण के ऊपर लगा है वो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट होता है कि विलफुल डिसोबीडियंस, कि हम जानबूझ के एक विलफुल डिसोबीडियंस किसी जजमेंट या डिसीजन पे दिखाएं, तो वो सिविल कंटेम्प्ट होता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट वो होता है कि स्कैंडलाइज किया जाए, कि अथॉरिटी को, कोर्ट की अथॉरिटी को हम स्कैंडलाइज करें, तो उस पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगता है। तो प्रशांत भूषण के ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाया क्योंकि उनकी ट्वीट्स में वो स्कैंडलाइज कर रहे थे सीजीआई को, ऐसा मानना है सुप्रीम कोर्ट का। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बताता है कि ये डिफाइन करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एज अ पावर ऑफ कोर्ट टू पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट एंड रेगुलेट देयर प्रोसीजर। कि कोर्ट के पास पावर होती है कि वो अपने कंटेम्प्ट और रेगुलेट देयर प्रोसीजर के लिए वर्क करे। इसे अमेंडमेंट लाया गया था इसमें 2006 में, टू इंक्लूड अ डिफेंस ऑफ ट्रुथ अंडर सेक्शन 13 ऑफ द ओरिजिनल लेजिस्लेशन। 2006 में इसमें अमेंडमेंट के बाद डिफेंस ऑफ ट्रुथ भी जोड़ दिया गया। पनिशमेंट और कंटेंट ऑफ कोर्ट, इसमें पनिशमेंट मिलती है कि 6 महीने की या 2,000 फाइन, या दोनों। आपको इन क्या कहते हैं, दोनों पनिशमेंट्स में कोई सी मिल सकती है या दोनों भी मिल सकती है। इन 1991 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उसके पास पावर है टू पनिश फॉर ए कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी भी पर्सन पे लगा उसको पनिश कर सकता है। उसको क्या कहते हैं, स्कैंडलाइज किया गया, उसे क्या कहते हैं डिसोबीडियंस किया गया, या उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो उसकी छोटी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है, उन पर क्या कहते हैं, वो अगर किसी के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है तो उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले सकती है। इसी तरह हाई कोर्ट ने भी कहा कि उसकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन पर वो अपना डिसीजन दे सकती है कि उनकी पनिशमेंट के लिए कोई उन्हें डिसोबीडियंस करे। इसका नीड क्या है, नीड फॉर कंटेम्प्ट लॉ। इसका नीड इसलिए कि टू अपहोल्ड द मैजेस्टी एंड डिग्निटी ऑफ द जुडिशरी, की जो मैजिस्ट्री और डिग्निटी जुडिशरी को उसको मेंटेन करने के लिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जो, जैसे हमने देखा है, कंटेंट पावर हेल्प जजेस टू देयर ड्यूटीज ऑफ डिसाइडिंग केस विदाउट फियर, फेयर, अफेक्शन एंड इल विल। कि विदाउट फियर, फेयर और अफेक्शन के कहते हैं जजेस अपना डिसीजन ले सके, इसलिए भी ये जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या होता है। आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो पनिश कर सकता है कंटेंट के लिए किसी भी पर्सन को जिसके ऊपर लगा हो, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को उसने किया हो कंटेंट, या किसी और कोर्ट्स को, तो वो उस पर डिसीजन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह आर्टिकल 142 भी है कि वो सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट करता है और पनिश करता है किसी भी पर्सन को जिसके ऊपर कंटेम्प्ट लगा हो। आर्टिकल 215 कहता है कि हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि वो पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट को, अगर उसको हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट किसी के ऊपर लगाया या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से लगाया।
इश्यूज विद कंटेम्प्ट लॉ, इससे इश्यूज क्या है, आर्टिकल 19(1)(a है जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। वो कहता है कि हमारे पास फ्रीडम होता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिखाने का, लेकिन ये जो कंटेम्प्ट लॉ है ये पूरी तरह से उसे वायलेट करता है, क्योंकि हम अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो फिर उसके ऊपर कोर्ट कैसे फंक्शनिंग, कोर्ट की फंक्शनिंग पे बोलने पे हमें कंटेम्प्ट लॉ कैसे लग सकता है। तो ये इसलिए एक इशू भी है इस कंटेम्प्ट लॉ में। ये क्या कहते हैं, ये लॉ बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, इसके कारण जुडिशरी आर्बिट्रली अपनी पावर भी क्या कहते हैं देख चला सकती है, कि जो कोई भी क्रिटिसाइज करे पब्लिक तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट लगा के उसको पनिश भी कर सकती है। तो इसलिए भी ये गलत है कुछ जगहों पे। इसमें बताया गया इस न्यूज़ में कि द बेंच जो सेट हुई थी उसने क्या कहते हैं कहा है कि 20 अगस्त को डिसीजन होगा कि उनके क्या पनिशमेंट मिलेगा, इसमें ऐसा बताया गया। इसमें भी कहा द जजमेंट सेट पनिशमेंट पनिशिंग अ लॉयर वाज एन एक्सट्रीम मेजर बट नेवरदलेस नेसेसरी टू कीप द स्ट्रीम्स ऑफ जस्टिस प्योर सेरेन एंड अनडिफाइल्ड, कि जो जस्टिस है उसको प्योर करने के लिए और पूरी तरह अनडिफाइल्ड होने के लिए ये जरूरी भी था। जुडिशरी वाज अ सेंट्रल पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कि जुडिशरी जो है वो सेंट्रल पिलर है हमेशा से ही इंडियन डेमोक्रेसी का। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू पनिश टू प्रिजर्व इट्स डिग्निटी एंड द जजमेंट एम्फसाइज्ड, कि ये कोर्ट की ड्यूटी थी कि वो पनिश करे अपनी डिग्निटी बचाने के लिए, इस तरह अगर कोई इन फ्यूचर कोई डिसरिस्पेक्ट ना करे कोर्ट की, इसलिए ये जरूरी था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम। अगली न्यूज़ आती है गहलोत गवर्नमेंट विन राजस्थान ट्रस्ट वोट, की क्या कहते हैं जो गहलोत गवर्नमेंट है उन्होंने राजस्थान में अपनी सरकार बचा ली है, ट्रस्ट वोट उन्होंने जीत लिया है। चलिए देख लेते हैं ट्रस्ट वोट क्या होता है। ट्रस्ट वोट या फ्लोर टेस्ट आप कुछ भी कह सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। ये डिटरमाइन करता है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द उसके पास लेजिस्लेटर का सपोर्ट है कि नहीं। ये दिस वोटिंग हैपेंस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द लोकसभा। ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है स्टेट लेवल पे, और लोकसभा में सेंट्रल लेवल पे। इसमें क्या कहते हैं जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अपॉइंट होता है गवर्नर द्वारा। तो जो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो होती है, जो उस वक्त विनिंग पार्टी होती है वहाँ की, जिसके पास मेजोरिटी होती है, उससे अपॉइंट किया जाता है। तो इसमें ये भी कहा गया है हाउएवर टाइम्स अ गवर्नमेंट मेजोरिटी कैन बी क्वेश्चन, की गवर्नमेंट की मेजोरिटी क्वेश्चन की जा सकती है, कि लीडर ऑफ द पार्टी क्लेमिंग मेजोरिटी हैज़ टू मूव अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, कि उस वक्त लीडर जो पार्टी का होता है, जो विनिंग पार्टी होती है, उसको अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाना होता है कि उसकी तरफ कौन कौन पार्टी कौन कौन उसे सपोर्ट करता है, तो ये दिखाना होता है। अगर कोई एमएलए एब्सेंट है या वोटिंग में नहीं भाग लेना चाहता तो वो ऐसा कर सकता है, तो जो प्रेजेंट है या जो वोटिंग करना चाहते हैं तो उनकी वोटिंग के हिसाब से फ्लोर टेस्ट या ये ट्रस्ट वोट देखा जाता है। द वोटिंग कैन हैपन ओरली विद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और बैलेट प्रोसेस, ये ओरली भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भी हो सकती है और बैलेट प्रोसेस से भी हो सकती है। द गवर्नर कैन ऑल्सो आस्क द चीफ मिनिस्टर टू प्रूव हिज और मेजोरिटी इन द हाउस, कि गवर्नर भी आज पूछ सकता है चीफ मिनिस्टर से कि उसकी मेजोरिटी, वो अपनी मेजोरिटी दिखाए कि उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी है कि नहीं। ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, उसकी स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की है कि नहीं, उसको भी क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है नाउ एनआईए समन्स टू डीयू टीचर्स, कि जो भीम कोरेगांव केस था 2018, उस पर 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स को क्या कहते हैं समन किया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट आता है एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसे स्टैब्लिश किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के दौरान। एक सेंट्रल एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस के लिए, सॉवरेनिटी सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करने के लिए वर्क करती है। ये अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए, स्मगलिंग इन हाई क्वालिटी काउंटरफेट इंडियन करेंसी की जो स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए, ये टेरर को खत्म करने के लिए एक सेंटर काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में वर्क करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। इसके और ब्रांचेस है हैदराबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू में इसके ब्रांचेस हैं। जो एनआईए अमेंडमेंट बिल हुआ 2019, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग offenses related to counter currency or banknote manufacture or sale of prohibited arms, cyber terrorism offenses under Explosive Substance Act 1908 इसमें जोड़ दिया गया है एनआईए अमेंडमेंट बिल में। इसमें एक स्पेशल कोर्ट भी होती है, वो पूरा डिसीजन लेती है, क्या कहते हैं वो डिसीजन फाइनल होता है, और क्या कहते हैं ये डिसीजन सेक्शन 11 और 22 ऑफ द एनआईए 2008 के द्वारा लेती है। द स्पेशल कोर्ट होती है ऑल द पावर्स ऑफ कोर्ट ऑफ कैसे अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये कोर्ट ऑफ सेशंस के जितने पावर होते हैं उसके अंदर होते हैं, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर आते हैं। ये इसका जो डिसीजन होता है, अगर डिफर किया गया, अगर क्वेश्चन अराइज हो गया कि उनके
डिसीजन पे, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, उसको क्वेश्चन नहीं कह सकता। चलिए अगली अगली न्यूज़ आती है, एचडीएमसी वेव्स ऑफ फाइन ऑफ व्हीकल्स विदाउट आरएफआईडी टैग्स। कि जो आरएफआईडी टैग्स हैं उनके जो बिना व्हीकल्स जो कार है तो क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं अभी वे उनके ऊपर फाइन नहीं लगेगा, उनके फाइन को रोका गया अक्टूबर 15 तक, उसके बाद फाइन लगेगा, ऐसा कहना है एचडीएमसी का। तो देख लेते हैं ये आरएफआईडी होता क्या है, आरएफआईडी टैग्स होते क्या है, आरएफआईडी इसको हम लोग देख लेते हैं अलग से। आरएफआईडी टैग होते हैं ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होते हैं। आरएफआईडी मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये यूज़ होते हैं रेडियो वेव्स टू रीड एंड कैप्चर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ टैग अटैच टू एन ऑब्जेक्ट। कि जब जो टैग होता है उससे ऑब्जेक्ट जो से अटैच होता है उससे रेडियो वेव से उसकी इंफॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए यूज़ होते हैं। A tag can be read from up several feet away and does not need to be within direct line of sight of the reader to be tracked। कि जैसे हमने देखा है कि हम लोग अभी तक जो कार से जाते थे तो वहाँ पे वो लोग आके ऊपर जो जहाँ पे टैग रहता था तो ऐसे फ़ोटो खींचते थे, जैसे कार है हमारी तो यहाँ पे वो ला के मशीन चेक करते थे हमारे टैग को, फास्ट टैग को। लेकिन ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है इसके बाद ऊपर वो लगा रहेगा, हमारी कार आएगी तो अपने आप वो रीड कर लेगा। तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के द्वारा रीड कर लिया जाएगा। तो ये अच्छा भी स्टेप है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल देखेंगे, लिमिटेड पीस। कि इफ़ द यूए डज नॉट पुश इजराइल टू विदड्रॉ फ्रॉम ऑक्यूपाइड एरिया देयर डील इज ऑफ लिटिल वैल्यू। की जब तक यूएई जो है वो क्या कहते हैं पुश नहीं करेगा इसराइल को उसके जो ऑक्यूपाइड एरिया से उनको विदड्रॉ करने के लिए, तब तक ये डील की वैल्यू कुछ नहीं है। तो क्या कहते हैं इस पूरे एडिटोरियल को हम लोग अपने क्या कहते हैं पॉइंट्स में देख लेते हैं। हम अपने अपने टेलीग्राम चैनल में पॉइंट्स पूरे इस एडिटोरियल को देख के बनाए हैं, तो उससे हम लोग इसको पढ़ते हैं एडिटोरियल को। कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसराइल और यूएई पीस का, उसको देख लेते हैं क्या है ये। कि रिसेंटली हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के उन्होंने अनाउंस किया कि इसराइल एंड यूएई जो है have agreed to establish full diplomatic ties as a part of deal to halve the annexation of occupied lands or by the Palestine in their future state। कि जैसे हमने देखा पैलेस्टीन जो ने क्या कहते हैं जगह कब्जा ली थी, ऑक्युपाई कर ली थी यूएई की, उसके बारे में ये था। बोथ द यूएई एंड इजराइल आर द यूएसए क्लोज allies इन वेस्ट एशिया। ये दोनों ही वेस्ट एशिया में यूएसए के क्लोज allies हैं। इसमें बताया गया है कि यूएई हैज़ बिकम द फर्स्ट गल्फ अरब स्टेट टू डू सो एंड द ओनली थर्ड अरब नेशन टू हैव एक्टिव डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल। कि ये ऐसे पहले अरब स्टेट है कि जिन्होंने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज बनाए। इससे पहले इजिप्ट में भी पीस डील बनाया था इसराइल के साथ 1979 में। उससे तरह जॉर्डन ने भी 1994 में बनाया था। इस डील के अंदर इसराइल कुछ सस्पेंड प्लान टू एनेक्स लार्ज पार्ट्स ऑफ द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। जो लार्ज पार्ट है वेस्ट बैंक का उसे जो उन्होंने एनेक्स किया था उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। वेस्ट बैंक इज सैंडविच बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन। इसराइल एंड जॉर्डन के बीच में जो जगह थी उसको वेस्ट बैंक कहा जाता है। इसमें मेजर सिटीज़ थी रमल्ला, द डिफेक्टो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ पैलेस्टीन। जो डिफेक्टो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है पैलेस्टीन की वो रमल्ला है। रमल्ला ये कई बार न्यूज़ में भी आई थी बीच में, रमल्ला। ये जॉइंट स्टेटमेंट फ्रॉम द यूएसए की एक जॉइंट स्टेटमेंट भी यूएसए से हुआ है। द यूएई एंड यूएस इजराइल हैव बीन इशूड व्हिच सेज दैट डेलीगेशन वुड मीट इन द कमिंग वीक्स। की डेलीगेशन अभी रीसेंट वीक में होगा। जैसे हमने देखा कि दोनों ही स्टेट जो है क्या कहते हैं यूएई और इसराइल दोनों कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ रहे हैं एक साथ, मिलकर लड़ने की बात की गई इसमें ये भी। इट रिमेन अनक्लियर व्हाट प्रॉम्प्टेड इसराइल एंड यूएई टू मेक द अनाउंसमेंट नाउ। कि किस चीज़ ने इनको उकसाया कि इस वक्त उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया इस डील के बारे में। इसमें यही बात की गई। जून 2020 में कहा कि यूएई जो एम्बेसडर है यूएसए के, उन्होंने वार्न कि इसराइल प्लान टू एनेक्स द जॉर्डन वैली एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। कि उन्होंने यूएई एम्बेसडर को कहा यूएसए ने कहा कि इसराइल का लगता है प्लान है कि वो जॉर्डन वैली और क्या कहते हैं जो अदर पार्ट्स हैं वेस्ट बैंक के उसे ऑक्युपाई करना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। इम्पैक्ट ऑन द यूएई। इम्पैक्ट क्या होगा यूएई में। द डील्स modern the UAE's international campaign to be seen as a beacon of tolerance in the Middle East। कि जो बेकॉन है टॉलरेंस का उसे कम करने के लिए भी वर्क होगा। ये एक ऐसा रीजनल रिकॉग्निशन रेस भी होगा नेबरिंग गल्फ अरब स्टेट्स के साथ। इसी तरह इम्पैक्ट क्या होगा इसराइल के ऊपर। The deal gives Netanyahu a domestic boost at a time when Israel coalition government is facing in fighting a possibility of early election। कि जो नेतन्याहू है उसमें एक बूस्ट देगा, वो एक बूस्ट देगा वहाँ पे। कि जो जैसे हमने देखा है कि इसराइल की जो कोलिशन गवर्नमेंट इस वक्त वो लड़ रही है अपनी
कहते हैं गवर्नमेंट बचाने के लिए, और लग रहा है कि जल्दी इलेक्शन होगा। तो इसमें यही सब दिया गया। इसमें ये भी कहा गया द डील में मार्क्स अ हिस्टोरिक डे एंड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड फॉरवर्ड फॉर पीस इन द मिडल ईस्ट। की ये जो डील है ये एक हिस्टोरिक डे बनती है और एक सिग्निफिकेंट स्टेप भी दिखाती है, फॉरवर्ड करती है कि मिडल ईस्ट में पीस आने का, कि मिडल ईस्ट में पीस रहेगी। ओपनिंग डायरेक्ट टाइज बिटवीन टू ऑफ द मिडल ईस्ट मोस्ट डायनेमिक सोसाइटी एंड एडवांस इकोनॉमिक्स। कि ये जो टाई है मोस्ट जो डायनेमिक सोसाइटीज़ है हमारी यूएई और इसराइल, इन दोनों के बीच में, और एक जो जिनकी एडवांस इकोनॉमी है इनके बीच में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं बूस्ट अप करेगी और एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाएगी, फॉर्जिंग क्लोजर पीपल टू पीपल रिलेशन भी बनाने की बात की गई है। क्या कहते हैं जो ये जो अभी इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था इसराइल में। जो लेबनान है, जैसे हमने देखा था कि अभी जो इंसिडेंट हुआ था वो लेबनान में हुआ था, इसराइल के। क्या कहते हैं ये है यूएई, और कहते हैं ये इसराइल, इसराइल के लेबनान में ही वो जग हुई थी, तो उसके बाद से वहाँ पे कंडीशन बहुत गड़बड़ है। क्या कहते हैं इसमें यही बताया गया, जो ये इसराइल में वेस्ट बैंक दिख रहा है इसी को कब्जा करने की बात की गई, कि उन्होंने कैप्चर जो किया था अदर लैंड्स का, ये पहले इनके अंदर नहीं था, इसराइल के अंदर नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो वही बात की गई है कि उसको और बढ़ाने की बात की जा रही कि वेस्ट बैंक को, इसलिए ये किया गया। चलिए अगला एडिटोरियल आता है गैप्स इन द कास्टिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसमें एक की को क्वेश्चन अराइज होता है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ द कंट्रीज इंटरनेशनल रिलेशन एंड विद गुड रीजन। ये जो इस वक्त हमारी इन कंट्री का जो इंटरनेशनल रिलेशन है द कंट्रीज के साथ वो कैसा है और वो ऐसा क्यों हो गया, इस पर ये क्वेश्चन अराइज हुआ है फॉरेन पॉलिसी जो है। इसमें कहा गया जैसे कि हमने देखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का है एक कार्टिगरी एग्रेशन के द्वारा नेपाल ईरान के साथ जो रिलेशन था उसके बाद, और रशिया के साथ जैसे हमने देखा कि रशिया चाइना के साथ क्लोज हो रहा है, और पाकिस्तान में शूटिंग करा है एलओसी पे। तो इसके कारण हमने देखा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, और एक फंडामेंटल क्वेश्चन भी अराइज होता है कि इतना ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी कैसे चेंज हो रही है, इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है। इसमें ये भी कहा गया मैनी इंडियन हैव बीन टेकन बाय सरप्राइज एट दिस डेवलपमेंट्स, कि इस डेवलपमेंट के कारण कई इंडियन इससे सरप्राइज भी है, कि क्योंकि हमने देखा है कि एक फेरी टेल की तरह लगता है कि विद सराउंड इंटरनेशनल इश्यूज अ नंबर ऑफ देम हैव बीन क्रिएटेड फॉर द विल फील गुड फैक्टर। कुछ जो थे जो इश्यूज थे इंटरनेशनल इशू, वो फील गुड फैक्टर्स के लिए थे। तो one is the real situation which is known only to those at high level interlocutors in the government. The second is of the official version, properly calibrated। ये पूरे में फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया गया कि कैसे कहते फॉरेन पॉलिसी चेंज हो रही है इंडिया की, कैसे दूसरे स्टेट्स के साथ है, इसमें अब बताया गया पूरा में। इसमें ये भी कहा गया जैसे हमने देखा बट इज बॉडी लैंग्वेज into the lose that stop to thinking that leader could never fight a war। की जैसे हमने देखा है इन बॉडी जो लीडर्स हैं उनकी कहते हैं लैंग्वेज हो गई एंथुसियाज्म के कारण हमें लगता है कि कभी वॉर नहीं लड़ पाएंगे, इसमें भी कहा गया। यूएनएससी हाई टेबल एंड एनर्जी अग्री कहता है द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेरी ट्रेल जो है इज द इम्प्रेशन क्रिएटेड दैट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विल बी एक्सपेंडेड सून, कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वो जल्दी एक्सपेंड होगा। पूरे में यही बात की गई है, आप पढ़ सकते हैं इसे फॉरेन पॉलिसी के बारे में, हम कई बार बात कर चुके हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। डेमोक्रेटिक नीड्स एन इंटरनेट ऑम्बुड्समैन। क्या कहते हैं ऑम्बुड्समैन, क्या कहते हैं देयर मस्ट बी अ गेट कीपर टू बैलेंस एपेटाइट्स फॉर टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। कि एक गेट इसमें कहा गया है कि एक गेट कीपर होना चाहिए, ये जो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए जो उसका गेट कीपर के रूप में वर्क करे। जैसे हमने देखा कि जो 59 चाइनीज़ ऐप बैन हुए, वो क्या कहते हैं इसलिए बैन हुए थे कि वो प्राइवेसी को हार्म कर रहे थे, सिक्योरिटी क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर रहे थे, इसलिए ऐसा किया गया। उसी तरह फेसबुक और अमेजन को भी स्क्रूटनाइज किया जा रहा है कि क्या कहते हैं उनकी माइनिंग पॉलिसीज़ को, कि वो किसी ऐप को भेज तो नहीं रही डाटा, कि वो डाटा ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा कहीं और, तो इसलिए भी चेक किया जा रहा है। इसमें भी कहा गया शुड देयर बी अ गेट कीपर टू बैलेंस एपेटाइट्स फॉर टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, कि एक गेट कीपर इस बैलेंस एपेटाइज जो डाटा प्राइवेसी बचाने के लिए सिक्योरिटी बचाने के लिए ज़रूरी है, कि द आंसर इज येस। इसके आंसर है येस एज सो लॉन्ग एज द गेट कीपर इज फॉलो रेगुलेशन। जैसे हमने देखा है कि गेट कीपर रेगुलेशन के लिए होता है, तो ये भी जरूरी है। सो लॉन्ग एज इट इज़ कम्प्लीटली एंड जनरली इंडिपेंडेंट, कि जैसे उसके कारण ही हम पूरी तरह कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे और जनरली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। इसको हम लोग देखते हैं इसमें डाटा प्रोटेक्शन बिल।
डाटा प्रोटेक्शन बिल को देखते हैं हम लोग अलग से। डाटा प्रोटेक्शन बिल जो था उसको अलग से देखते हैं हम लोग। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, ये क्या कहते हैं, ये पर्सनल जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है, ये क्या कहते हैं, प्रीवियस ड्राफ्ट वर्जन जो था कमिटी द्वारा, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा, उन्होंने ये बिल डिफर किया था, विच वॉज रिकमेंडेड बाय द बी एन श्री कृष्णा कमिटी। जो प्रेजेंट बिल है वो पूरी तरह से डिफरेंट है, जो जस्टिस बी एन श्री कृष्णा ने कमिटी ने बनाया था। इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस बिल का? द डाटा इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज इंस्टोर्ड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कि डाटा जो होता है वो लार्ज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में स्टोर होता है। डाटा इज कलेक्टेड एंड हैंडल बाय एंटिटीज कॉल्ड डाटा फिड्यूसरीज। कि जो डाटा होता है वो कलेक्ट किया जाता है या हैंडल किया जाता है एंटिटीज जैसे डाटा फिड्यूसरीज द्वारा। ये जो फिड्यूसरीज होते हैं वो कंट्रोल करते हैं और देखते हैं कि डाटा कैसे प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेस कैसे हो रही है, मे बी बाय थर्ड पार्टी द डाटा प्रोसेसर, कि डाटा प्रोसेसर द्वारा कैसे डाटा प्रोसेसिंग हो रही है। ये डिस्ट्रिक्शन है पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है इंटाइटी टू इंटाइटी, किस तरह वो डाटा को रिस्पॉन्सिबल है उन डाटा के लिए। जैसे हमने देखा यूएस फेसबुक जो है वो टेल इनटू द कंट्रोवर्सी फॉर द एक्शन ऑफ द डाटा प्रोसेसर, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका। जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है वो जो फेसबुक वैसे के डाटा प्रोसेसर के रूप में वर्क करती है। जो प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा होता है हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर बिग कॉर्पोरेशन, की ये एक सोर्स ऑफ प्रॉफिट भी हो गया है कई बड़ी कंपनियों के लिए भी। जैसे टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग कंपनीज, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल parties find it valuable because they can use it to find the most convenient way to advertise online। कि जो कंपनी या गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के द्वारा अपनी एडवर्टाइजिंग करती हैं और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सोचते हैं कि ज़्यादा अच्छे एडवर्टाइजिंग हो पाएगी। इसकी की डेफिनेशन क्या है? डाटा प्रिंसिपल। डाटा प्रिंसिपल क्या होता है? द इंडिविजुअल whose data is being stored and processed is called data principal in the PDP bill, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में। जो डाटा प्रिंसिपल होता है जिसका इंडिविजुअल का डाटा स्टोर या प्रोसेस किया जाता है उसे डाटा प्रिंसिपल कहा जाता है। डाटा फिड्यूसरी क्या होता है? डाटा फिड्यूसरी में बी a सर्विस प्रोवाइडर who collects, stores and uses data in the course of providing such goods and services। कि डाटा फिड्यूसरी वो होता है, वो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो जो कलेक्ट करता है, स्टोर करता है और प्रोसेस करता है डाटा को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वो डाटा फिड्यूसरी होता है। डाटा ट्रांसफर क्या होता है? जो डाटा ट्रांसपोर्ट होता है कई कंट्री बॉर्डर से कई कंट्री टू कंट्री इन अंडर वाटर केबल्स, उन्हें डाटा ट्रांसफर कहा जाता है। डाटा लोकलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द एक्ट ऑफ स्टोरिंग डाटा ऑन एनी डिवाइस फिजिकली प्रेजेंट विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री। कि डाटा स्टोर करना फिजिकली, वो भी जाके वहाँ पे डाटा स्टोर करना वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉर्डर ऑफ द कंट्री, उसे डाटा लोकलाइजेशन कहा जाता है। जो व्हाट डज पीडीबी बिल प्रपोज, जो बी एन श्री कृष्णा कमेटी थी जिन्होंने पहले किया था, उन्होंने कहा था कि टू स्टोर अ कॉपी ऑफ ऑल पर्सनल डाटा इन इंडिया विच वाज क्रिटिसाइज्ड बाय फॉरेन टेक्नोलॉजी कंपनीज दैट मोस्ट दैट स्टोर मोस्ट ऑफ इंडियाज डाटा अब्रॉड। कि जो और भी फॉरेन टेक्नोलॉजी कंपनीज थी जिन्होंने इंडिया का डाटा अब्रॉड स्टोर किया था, उसमें कहा गया था कि जो पर्सनल डाटा है वो इंडिया में स्टोर किया जाए, ऐसा उस कंपनी का कहना था। उस कंपनी ने डाटा को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। मैंडेट्स द स्टोरेज विद इन इंडियाज बाउंड्री डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डाटा, कि जिस टाइप का डाटा हो उस टाइप से उसे स्टोर किया जाना चाहिए। इसमें और कई और प्रोविजन, द बिल इंक्लूड एक्सेप्शन फॉर प्रोसेसिंग डाटा विदाउट इंडिविजुअल कंसेंट फॉर रीजनेबल पर्पसेस। कि इंडिविजुअल का कंसेंट के बिना भी कुछ डाटा प्रोसेस किया जा रहा था रीजनेबल पर्पस के लिए, ऐसा इसमें बताया गया। द बिल कॉल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलर डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। कि ये जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी उसकी भी मांग करता है। ये जो ईच कंपनी होती है, ईच कंपनी हैव अ डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो डीपीए के द्वारा वर्क करता है, ऑडिटिंग, ग्रीवेंस रिड्रेसल, रिकॉर्डिंग, मेंटेनेंस एंड मोर, कई और पर्पस के लिए भी वर्क करता है। द बिल प्रपोजेस पर्पस लिमिटेशन एंड कलेक्शन लिमिटेशन के लिए क्लॉज पे भी वर्क करते हैं। द बिल स्टेटेड दैट द पेनल्टी इज ऑफ ₹5 crore 2% ऑफ वर्ल्ड वाइड टर्नओवर फॉर माइनर वॉलेशन। की जो माइनर वॉलेशन के लिए 5 करोड़ या 2% जो वर्ल्ड वाइड टर्नओवर होता है उसका पेनाल्टीज लगती है, या 15 करोड़ या 4 करोड़ टोटल वर्ल्ड वाइड टर्नओवर फॉर सीरियस वॉलेशन। माइनर वॉलेशन के लिए 5 करोड़ और सीरियस वॉलेशन के 15 करोड़ क्या कहते हैं इस पर पेनाल्टी लगती है इस बिल के द्वारा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।